नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं अरुण कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का पढ़ाई लिखाई के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म द अरुण यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपसे कहा गया था कि नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आने वाले हैं इतिहास में ही वैदिक आर्यों से संबंधित। बच्चे, इतिहास में हम जो सीख रहे हैं वो प्राचीन इतिहास के पार्ट को समझ रहे हैं। और प्राचीन प्राचीन इतिहास के साथ-साथ अगर मैं स्पेसिफाइड करूँ किसी चीज़ को, तो वो ये कहूँगा कि पहले हमने हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चंस को देखा था। आज हम वैदिक सभ्यता के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम जो सीखेंगे वो वैदिक सभ्यता के क्वेश्चंस को सीख रहे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चे? वैदिक सभ्यता के क्वेश्चंस को सीख रहे होंगे। अब यहाँ पर सोचने की, समझने की बात ये है कि भैया कितने क्वेश्चन आप करवाने वाले हो? ध्यान रखना बेटा, हम लगभग 20 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आने वाले हैं और ये बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है? इतिहास के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ चीज़ें ज़रूर से ज़रूर समझ में आएँगी और चीज़ें याद भी होंगी। अगर किसी सवाल का जवाब आप जानते हैं, तो कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। या फिर अपनी तरफ से कोई सजेशन आपको देना है तो वो भी हमें दे सकते हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, ज़्यादा इधर-उधर की बातें ना करते हुए। सवाल में कहा है पहले कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, वो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि जौ और चावल उनके प्रमुख थे, दूध और इसके उत्पाद इनके प्रमुख थे, चावल और दालें प्रमुख थी, सब्जियाँ और फल प्रमुख थे। क्या प्रमुख था बेटा? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चे याद रखना कि जो वैदिक आर्य के लोग थे वो दूध और इससे बनने वाले उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट्स का सेवन किया करते थे। जैसे वो दूध के साथ, जैसे दही हो गया है ना, दही भी किससे बन रहा है? दूध से बन रहा है। दही में, दूध में, इन सब में जौ मिलाकर ये तैयार करते थे अपना एक भोजन और उसको फिर बड़े चाव से खाया करते थे। ठीक है? चलो आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन देख लो, कह रहा है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? बेटा ये सवाल कई बार एग्जामिनर ने पूछा है और मैं समझता हूँ कि फिर से वो पूछेगा, जाहिर सी बात है, इसलिए यहाँ पर हमने लिया है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। बच्चे याद रखना, वो पूछना चाह रहा है कि यजुर्वेद से लिया गया है, अथर्ववेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है या फिर सामवेद से लिया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल से ये जो गायत्री मंत्र है वो लिया गया है। अच्छा, कौन से देवता को समर्पित है, ये कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है? ये कमेंट करने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कौन से देवता को समर्पित है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। छोटा सा हिंट देने का मैंने प्रयास किया। आ जाओ नेक्स्ट सवाल। कह रहा है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था या क्या कहते थे? तो वैदिक युग यानी कि उस पीरियड में जो राजा हुआ करते थे वो अपनी जनता से कर वसूलते थे, टैक्स लिया करते थे और उस टैक्स को क्या कहा जाता था, ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा है। क्या उसको हम बलि कहते, विदत कहते, वर्मन कहते या फिर कर कहते थे? तो ध्यान रखना बच्चे, इसको कहते थे बलि। यानी कि जो वैदिक युग में राजा थे अपनी प्रजा से, अपनी जनता से जो कर वसूल रहे हैं, उसको बलि नाम से जाना जाता था। अगला सवाल आ जाएंगे, देखेंगे। कहता है कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजाति के लोगों की प्राचीनतम यानी कि जो सबसे पुरानी बस्ती है वो कहाँ है? क्या वो उत्तर प्रदेश वाली बस्ती उनकी बस्ती थी? ना बेटा ना। आगे देखो ऑप्शन, कह रहा है क्या बंगाल वाली? बिल्कुल नहीं। सप्त सिंधु वाली? हाँ हो सकता है। दिल्ली वाली? ये भी नहीं। तो सप्त सिंधु वाली उनकी प्राचीनतम बस्ती थी किनकी? आर्यन जनजातियों की, मतलब आर्यों के जो जनजातियां हुआ करती थी, सप्त सिंधु। अच्छा, ये सप्त सिंधु का मतलब क्या है? तो बेटा मैं आपको बता दूं कि सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक के विस्तार क्षेत्र को गंगा नदी तक के विस्तार क्षेत्र को सप्त सिंधु या सप्त सिंधव सिंधव भी इसको कहा जाता था। सेवन इंडस इसको आप कह सकते हैं, इंग्लिश में अगर कहें तो सप्त सिंधु नाम से जाना जा रहा है। चलिए आगे आ जाओ। अब उससे पहले एक छोटी-सी अपील ये करूँगा प्यारे बच्चे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स योर ड्यूटी, आपकी कर्तव्य बनता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बराबर बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा देना। ये वीडियो आपको पसंद आए, ये इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिले, थोड़ा-सा भी सीखने को मिले, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। शेयर तो आपको करना ही है, ये काम तो डेफिनिटली करना है। ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं और सवाल कहता है आपसे
कि आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन या पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहा गया, यूरोपियन कौन है वो? तो ध्यान रखना बच्चे, मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन में बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, जॉन्स नाम दिया हुआ है, विल्सन दिया हुआ है, कनिंगम दिया गया है, लेकिन मैक्स मूलर कौन है बेटा? ये इसीलिए फेमस है क्योंकि इसने आर्यों को एक जाति कहा था कि आर्य क्या है? एक अपने आप में एक कास्ट है, एक पर्टिकुलर जाति है, एक वर्ग है, ठीक? मतलब अलग-अलग नहीं है, आर्य सारे के सारे एक जैसे हैं। और मैक्स मूलर की बहुत सारी बुक्स इतिहास से संबंधित भी देखने को मिलती हैं। आ जाओ सवाल नंबर 6 पर। कहता है कि किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से बच्चे वेद त्रयी कहा गया है? वो आपसे ये सवाल पूछ रहा है। वेद त्रयी किन-किन को कहा गया है? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ त्रयी का मतलब क्या है बेटा? 3 से समझ में आ रहा है और ऑप्शन में देखेंगे तो 3-3 वेद ही लिखे हुए हैं। वास्तव में हमारे वेद की संख्या अगर पूछे आपसे कोई तो बताना 4 है। वेदों की संख्या कितनी है बच्चे? 4 है। लेकिन यहाँ पर वेद त्रयी किन 3 वेदों के समूह को वेद त्रयी कहा जाता है? ये भी आपसे कह सकते हैं। क्या यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद? ना बेटा ना। अच्छा, चारों के नाम एक बार लेंगे। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, चारों के नाम हो गए। अब इसमें से आपको अथर्ववेद निकाल देना है और जहां अथर्ववेद ऑप्शन में ना हो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ऑप्शन में ना हो वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी को वेद त्रयी कहा जाता है और कई बार इसको केवल त्रयी नाम से भी पूछा जाता है कि त्रयी किसको कहा जाता है या किन वेदों के समूह को त्रयी कहते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के समूह को त्रयी कहते हैं। अच्छा, ऋग्वेद किनसे संबंधित है? मंत्रों से संबंधित है। यजुर्वेद किससे संबंधित है बेटा? ये आपके कर्म कांड से संबंधित है। और सामवेद किससे संबंधित है? तो ये संगीत से संबंधित है। आ जाओ आगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? किस पर बेस्ड थी? क्या ये शिक्षा पर आधारित थी? क्या ये जन्म पर आधारित थी? क्या ये व्यवसाय पर आधारित थी या फिर प्रतिभा पर आधारित थी? तो याद रखना बच्चे, व्यवसाय पर आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल मतलब वैदिक काल के स्टार्टिंग का पीरियड अगर हम देखें तो वहां पर वर्ण व्यवस्था जो कि जातियों को भी हम कह सकते हैं, मतलब जाति को डिनोट करती है वर्ण व्यवस्था। तो वो व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर। जो जिस प्रकार का व्यवसाय करेगा उसको उसी जाति के लोगों द्वारा या उसी जाति का कहकर संबोधित किया जाएगा। समझ रहे हैं? और ऋग्वेद में ये उल्लेख भी मिलता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता आटा पीसने वाली यानी कि चक्की चलाने वाली महिला है। तो ये कर्म को प्रदर्शित कर रहा है और कर्म को प्रदर्शित यानी कि व्यवसाय को प्रदर्शित कर रहा है। और व्यवसाय से पता, इसी बात से हमें पता चलता है कि आर्यों की जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय आधारित थी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है आर्य समता। आर्य समता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बेटा इस बात को जरा गौर कीजिएगा। वो कह रहा है आरोही क्रम अनुसार, मतलब हमें बढ़ते हुए क्रम की ओर जाना है, छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो बढ़ते हुए क्रम से मतलब क्या है कि सबसे पहले वो पीरियड आना चाहिए जो इनिशियली यानी कि शुरुआत में ही फॉलो किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में देख लेते हैं। कह रहा है पहले ब्रह्मचार्य आएगा, फिर गृहस्थ आएगा, फिर वानप्रस्थ आएगा, फिर सन्यास आएगा। ये बेटा ये इसका सही जवाब है। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। कहा गया है कि मनुष्य की जो उम्र है लगभग लगभग 100 वर्ष है। अब के टाइम में मत जाना, पहले के टाइम में बात कर रहा हूँ, आर्य समाज, आर्य के पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, वैदिक सभ्यता की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस समय 100 वर्ष एक व्यक्ति की आयु मानी गई है। तो उसे 0 से 25 वर्ष तक की आयु तक ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। 25 से 50 तक उसे गृहस्थ जीवन जीना चाहिए, गृहस्थ जीवन जीना चाहिए। और 50 से लेकर 75 तक उसको वानप्रस्थ जीवन जीना चाहिए, वानप्रस्थ। ठीक, और 75 से 100 तक, 75 से 100 तक उसको जीना चाहिए सन्यासी जीवन। तो ये चार चार आश्रम बताए गए हैं। इसको हम आश्रम भी कहते हैं, ठीक है? 4 आश्रम बताए गए हैं कि जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। ओहो! कहता है कि आर्य यानी कि जो आर्य थे, वो आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि, मतलब जो आर्य पूर्व, आर्यों से पहले के जो लोग थे, उनसे सफल रहे थे आर्य, तभी तो आर्य समाज
की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना नहीं कहना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा कि वैदिक सभ्यता का स्टार्टिंग जो हुआ था वो आर्यों के माध्यम से ही हुआ था। अब ये सफल हुए, क्यों हुए? संघर्षों के साथ सफल क्यों हुए? क्या कारण रहा होगा? क्या उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया था? ये कारण ना होकर अगला देख लेते हैं। वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, ये कारण भी ना होकर आगे देख लेते हैं। वे एरक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, ये कारण भी ना होकर आगे देखते हैं। कहता है कि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ये बेटा इस क्वेश्चन का सही जवाब बनता है। क्यों बनता है? मतलब आर्यों के पास घोड़े थे जिससे वो रथ का प्रयोग करते थे और संघर्ष किया करते थे, युद्ध वगैरह छोटे-मोटे लड़ाई झगड़े। तो उनके पास जब घोड़े हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, एक तो वो ऊँचे पर बैठे हैं मारने के लिए, दूसरी बात फिर वो मार के भाग भी सकते हैं। तो घोड़ों का प्रयोग किया था, रथों पर बैठकर चला करते थे, इसलिए ये आर्य पूर्वों से ज़्यादा सफल रहे हैं। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्या? कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो बेटा तांबे का प्रयोग पहले किया गया था, ठीक है? तांबों का प्रयोग एक धातु और यहाँ पर जिक्र आता है, एक धातु का और आता है, उसका नाम है असक। दोबारा से लिखता हूँ, एक असक धातु, असक, एक सेकंड, मैं बोल देता हूँ केवल, है ना अभी। एक असक धातु नाम से उसका भी ज़िक्र मिलता है कि असक कोई धातु रही थी, लेकिन उसको क्लैरिफ़ाई नहीं कर पाए अभी तक कि वो एक्चुअल में थी क्या? लेकिन तांबे से उसको संबंध किया गया था, तो माना जाता है कि तांबे का प्रयोग वैदिक लोगों ने सबसे पहले कर लिया था। आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? बेटा ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्ज़ामिनेशन में पूछे गए हैं आपके एग्ज़ामिनर के द्वारा, मतलब जो पहला एग्ज़ाम हुआ है। तो ज़ाहिर-सी बात है सारे सवाल इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से सुनो, लास्ट तक ज़रूर जाना और सारी चीज़ें ना एक बार रिकॉल करने के लिए आप दोबारा से भी वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। स्पीड में भी देख सकते हैं, है ना? अभी तो मैं समझाने के लिए, बताने के लिए स्पीड में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको देखना है तो आप स्पीड में भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। कहता है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है? क्या ज्ञान है, बुद्धिमत्ता है, कुशलता है, शक्ति है? तो बेटा वेद का जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो ज्ञान बताया गया है, समझ रहे हैं? ज्ञान बताया गया है, याद रखना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग अ, होने वालों में से एक था? सबसे पहले प्रयोग किया गया था मनुष्य द्वारा, कौन-सा अन्न था? तो बेटा जौ, जिसको यव भी कहते हैं, जौ जिसको क्या कहते हैं, यव भी कहा जाता है, इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था मनुष्य के द्वारा। आ जाओ नेक्स्ट। कह रहा है ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे। वह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पशुचारी लोग थे, जो ऋग्वेद के लोग थे, वो पशुचारी लोग थे, पशु को चराने या पशु को पालने में विश्वास रखा करते थे। लेकिन ये कैसे पता चलता है? क्या ऋग्वेद में गायों के अनेक संदर्भ हैं, इसलिए पता चलता है? अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, इसलिए पता चलता है? पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्राय गाय होती थी, ना कि जमीन। मतलब पुरोहित को अगर कोई गिफ्ट करना है, तो वो गाय को गिफ्ट कर दिया करते थे, ठीक? ज़मीन को गिफ्ट नहीं करते थे। इन सब चीज़ों के उल्लेख से हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग पशुचारी थे, तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। आ जाओ नेक्स्ट सवाल। कह रहा है राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? राज्य अभिषेक जो समारोह हुआ करता था, उसका विवरण किसमें किया गया है? केनोपनिषद में किया गया है, विष्णु पुराण में किया गया है, ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है या अथर्ववेद में किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है, ठीक है? ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। आगे आ जाओ। कहता है उपनिषद उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता था? मतलब उपनिषद का दूसरा ये नाम पूछ रहा है बेटा, उपनिषद का दूसरा नाम पूछ रहा है। तो बच्चे मैं आपको बता देता हूँ, उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं। अच्छा वेदांत कहते हैं कि वेदांग कहते हैं? क्लैरिफाई करते हैं चलो। वेदांग क्या होता है बेटा? वेदों के अंगों को वेदांग कहा गया है। वेदों के अंगों को वेदांग कहा गया है। अब वेदों के अंग तो सर उपनिषद ही होते हैं। तो मैं आपको बता दूं उपनिषद के साथ साथ अरण्य जो होते हैं वो भी वेदों के अंग पाए जाते हैं, माने जाते हैं। वेदों के अंग उपवेद को भी माना जाता है। लेकिन उसने कहा कि उपनिषद को क्या कहते हैं? सिर्फ उपनिषद की बात कर रहा है तो वेदांत उसको कहेंगे। वेदांग तब कहेंगे जब हम वेदों के अंगों का नाम पूछेंगे। क्लियर? आगे आ जाओ। कहता है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। भारतीय प्रतीक जो भारत का राज्य प्रतीक है, उस पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये सवाल आपसे पूछ रहा है।
ठीक है, सत्यमेव जयते का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। सत्य की ही विजय हो, सत्य की ही जीत हो, ये इसका मतलब है। सत्य की जीत हो, ठीक है, सत्य की विजय हो या सत्य की जीत हो, एक ही चीज है दोनों। तो इसका सत्यमेव जयते का मतलब तो हो गया, लेकिन ये लिया कहाँ से हमने? क्या ये ऋग्वेद से लिया है, भगवत गीता से लिया है, मत्स्य पुराण से लिया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है? क्लियर? मुंडकोपनिषद ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे आ जाओ, आप लोग कमेंट करके अपनी राय हमें दे सकते हैं, शेयर करेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, वैल्यू दे रही है, नॉलेज मिल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन भी दबा लो, नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। कहता है निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य, जो अजय याज्ञवल्क्य हैं उनको चुनौती दी थी? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कौन विदुषी हैं? तो याद रखना इनका नाम है गार्गी। गार्गी जो है वो एक विदुषी है कि विद्वान का ही फीमेल रूप है। विदुषी और अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी इन्होंने। आगे जो कह रहा है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? प्राचीन भारत की वो बात कर रहा है, भाई इतिहास ही हमारा प्राचीन है ना, प्राचीन इतिहास है, तो प्राचीन विवाह प्राचीन भारत की ही बात होगी। किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? देव विवाह को, आर्ष को, गंधर्व को, ब्रह्मा को? आओ मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करता हूँ। बेटा ध्यान रखना इस चीज को कि प्राचीन भारत में या प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें तो विवाह 8 प्रकार के बताए गए हैं। कितने? 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। और वो 8 प्रकार के विवाह कौन-कौन से हो जाते हैं? 4 तो आपके सामने लिखे हुए हैं। देव विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, ब्रह्मा विवाह। इसके बाद आता है एक आपका पैशाच विवाह, पैशाच विवाह। एक आता है राक्षस विवाह, राक्षस विवाह। एक आता है प्रजापते विवाह, प्रजापते विवाह, प्रजापते विवाह। पैशाच, राक्षस, प्रजापते, और एक आता है आपका असुर विवाह, ठीक है, असुर विवाह। तो चार चार ये हो गए और 4 ऑप्शन में भी लिखे हुए हैं, देव, आर्ष, गंधर्व, ब्रह्मा। तो कुल मिला के 8 विवाह हैं। और इन 8 में से देव विवाह को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आर्ष विवाह, और ऑप्शन नंबर डी ब्रह्म विवाह, इन 3 विवाह को विधि के सम्मत माना गया है। लेकिन विधि के सम्मत नहीं माना जाता है, ऑप्शन ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर बनेगा गंधर्व विवाह, ठीक है। तो बाकी 5 को विधि के सम्मत नहीं माना जाता है। क्लियर होगी इतनी बात? चलिए बेहतरीन। आगे जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? भैया व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है, सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखना, व्याकरण में रचित या व्याकरण की रचित पुस्तक है अष्टाध्यायी, ठीक है। कौन सी है? अष्टाध्यायी। ध्यान रखेंगे। इसको किसने लिखा है? तो पाणिनि ने लिखा है। किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। चलिए एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पंचवटी किसने लिखी है? वो सॉरी, पंचतंत्र, पंचतंत्र किसने लिखी है? पंचतंत्र के रचयिता का नाम आप कमेंट करके बताएंगे। पंचतंत्र, ठीक है, पंचतंत्र के रचयिता का या लेखक का नाम आपको कमेंट करना है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि अथर्व वेद में किसका उल्लेख है? अथर्व वेद में किसका उल्लेख है? ऑप्शन आपके सामने है। क्या मंत्रों का उल्लेख है, जादू टोना रोग निवारण का उल्लेख है, कर्मकांड का है या संगीत का है? तो प्यारे बच्चे ध्यान रखना, मंत्रों की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं 4 वेद हैं हमारे पास, जिनमें से ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है किसका? मंत्रों का। कर्मकांड की अगर बात करें या फिर कहें कर्मकांड का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में, ठीक। और अथर्व अथर्व वेद में मिलता है। अच्छा, अथर्व वेद का तो पूछा है। सामवेद में जो उल्लेख मिलता है बेटा वो संगीत का मिलता है। सामवेद में किसका मिलता है? संगीत का। तो बचा कुचा कौन है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है किसका? अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है जादू टोना टोटका या रोग निवारण का, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेक्शन या क्वेश्चन रहे हैं ये वाले। और क्वेश्चन नंबर 20 ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मतलब चारों के चारों का उल्लेख मैंने आपको सामने रख दिया है। और चारों का उल्लेख आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया करता है, मतलब किसी एक का भी उल्लेख पूछ सकता है और वो चारों का मिलान करने के लिए भी दे सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं। क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन के आंसर आप कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। और भी वीडियोस यहाँ से आपको मिलती रहेंगी। पूरी की पूरी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट
क्रिएट की जा रही है, मतलब हिस्ट्री को हम एक स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। हालाँकि वेदों से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पर अभी कोशिश की है बेसिक क्वेश्चन रखने की। इन फ्यूचर आगे और भी क्वेश्चन दे दिए जाएँगे। फिलहाल इन क्वेश्चन्स को देखें आप और अपने साथियों को भी दिखाएँ, यानी कि शेयर कर दें इस वीडियो को। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बाय।